जी अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर है जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 45 है जी। अच्छा जी, आज तो खैर बच्चे बहुत कम हैं, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा है, तो जो बच्चे नहीं आ सके उनको ये रिकॉर्डेड लेक्चर जो है उसका लिंक अवेलेबल कर दिया जाएगा जी। बहरहाल हम तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे भाई जी। बारिश है, आंधी है, तूफान है, नौजवानों के इससे जज्बात जो हैं ये तो मजरूर नहीं होने चाहिए ना। हम तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह बच्चों जी। ऐसे ही है जी। लो मेरे भाई, आओ जी। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन। सर जी 4 मेथड्स हैं, कल हमने बात कर ली थी, याद है बच्चों आपको? मैं कल वाली बातें जरा रिवाइज करवा देता हूं सर। एक होती है जी डेप्रीसिएशन की, हमने जब डेफिनेशन पढ़ी तो उसकी डेफिनेशन में था सिस्टमैटिक एलोकेशन। क्या था मेरे भाई? सिस्टमैटिक एलोकेशन में हमने आपसे अर्ज की थी कि जी हमने डेप्रीसिएशन एक्सपेंस को एलोकेट करना है अपनी मर्जी से नहीं। फॉर एग्जाम्पल जी कैपिटल एक्सपेंस है 100 रुपीज का, ये उससे पिछले दिन हमने बात की थी मैचिंग कॉन्सेप्ट वाली। इससे बेनिफिट मिलना है इस कैपिटल एक्सपेंस को, हमने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट खरीदा 5 इयर्स, तो किसी एक प्रॉफिट और लॉस, किसी एक पीरियड के प्रॉफिट और लॉस में इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस बनाया जाता है जी। इस प्रोसेस को डेप्रीसिएशन कहते हैं। अच्छा जी, अब मेरे भाई लफ्ज जो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की, डेप्रीसिएशन की जो डेफिनेशन में हमने पढ़े थे वो 3 टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज थी। एक है जी सिस्टमैटिक एलोकेशन, यानी इसका मतलब है जी अपनी मर्जी से नहीं, यानी 100 रुपीज है, अपनी मर्जी से नहीं, यानी 5 साल लाइफ है बच्चों, अपनी मर्जी से इसे जो है किसी साल 50 रुपए प्रॉफिट और लॉस में लेके, किसी साल 30 लेके नहीं, बल्कि 4 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? अच्छा जी, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रीशिएबल अमाउंट। क्या मेरे भाई? अब डेप्रीशिएबल अमाउंट क्या होती है सर? सर डेप्रीशिएबल अमाउंट क्या होती है जी? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू के बारे में कल डिटेल में बात कर ली थी। एंड ऑफ यूजफुल लाइफ जो अमाउंट हमें रिकवर हो जाएगी वो हमने कॉस्ट में से माइनस करनी है, तो ये डेप्रीशिएबल अमाउंट बन जाएगी। अच्छा जी, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रीशिएबल अमाउंट इनटू द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। अब यूजफुल लाइफ में 2 तरह की लाइफ थी, एक थी इकोनॉमिक लाइफ और एक थी क्या मेरे भाई? यूजफुल लाइफ। हमारे लिए रेलिवेंट क्या होगी जी? जी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ना कि इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ तो मैन्युफैक्चरर जो चीज को बना रहा होता है वो बताता है, और यूजफुल लाइफ का मतलब होता है जी मैनेजमेंट ने, जिन्होंने ये चीज को खरीदा उन्होंने कितने साल इसको इस्तेमाल करना है जी। ये बातें हमने कल तक कर ली थी। अब बच्चों हम मेथड्स पे आते हैं जी डेप्रीसिएशन के। अच्छा, उसके बाद एक और बात मुझे याद आ गई बच्चों, जरा फोकस से सुने। सर डेप्रीशिएबल अमाउंट और कॉस्ट जो है ना ये डिफरेंट होती हैं। अगर रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन के अंदर आ जाए, कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास वो अमाउंट आएगी जिसको बेस बनाकर हमने डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है, उसे बोले तो डेप्रीशिएबल अमाउंट। क्या मेरी बात समझे? अगर क्वेश्चन के अंदर डेप्रीशिएबल रेजिडुअल वैल्यू गिवन नहीं है, फिर कॉस्ट एंड डेप्रीशिएबल अमाउंट इक्वल होती हैं जी। अच्छा, उसके बाद हमने वो 3 सिनेरियोस भी बनाए थे जी। हमारे पास कॉस्ट नहीं है तो हमने वो इक्वेशन को रीअरेंज करके रेजिडुअल वैल्यू प्लस डेप्रीशिएबल अमाउंट उससे कॉस्ट निकाल ली थी। कॉस्ट में से डेप्रीशिएबल अमाउंट को माइनस किया था, वो सिनेरियो बनाया था, तो हमने रेजिडुअल वैल्यू निकाल ली थी। कॉस्ट में से डेप्रीशिएबल अमाउंट को माइनस किया था तो हमने रेजिडुअल वैल्यू निकाल ली थी। ये सारी बातें सर हमने रिवाइज कर ली। अब बाई मेथड्स पर कहता जी द डेप्रीसिएशन मेथड यूज्ड शुड रिफ्लेक्ट। कहता है जो डेप्रीसिएशन मेथड आपने इस्तेमाल करना है उसके अंदर क्या होना चाहिए? फेयरली पॉसिबल द पैटर्न इन विच एसेट्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर कंज्यूम बाय द एंटिटी। इस मुश्किल लफ्ज का मतलब, इसको आपने 1-2 दफा इस लाइन को पढ़ना है, इसका मतलब समझ लें। क्या इसका मतलब ये है? कहता है जो भी आपने डेप्रीसिएशन का मेथड सेलेक्ट करना है, क्या करना है बच्चों? सेलेक्ट करना है। कहता है उसके अंदर ये खुसूसियत होनी चाहिए कि जैसे जैसे एसेट ने इस्तेमाल होना है, कंज्यूम होना है, क्या होना है, वैसे वैसे इस पर डेप्रीसिएशन चार्ज होनी चाहिए। एसेट ने ज्यादा इस्तेमाल होना तो डेप्रीसिएशन ज्यादा होनी चाहिए, एसेट ने अगर कम इस्तेमाल होना है तो डेप्रीसिएशन नॉर्मली कम होनी चाहिए। और कुछ मेथड ऐसे भी हैं अगर हम उसमें जम्पशन लेते हैं कि एसेट ने हर साल सेम लेवल पे इसका यूज है, इस्तेमाल है, तो फिर डेप्रीसिएशन क्या होगी बच्चों? सेम होगी। जिसमें हमारा पहला मेथड है बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब है जी एसेट की लाइफ है जी 5 साल, और मिसाल के तौर पे हमने 100 रुपीज का खरीदा, मैं कहता हूं जिसकी डेप्रीशिएबल अमाउंट भी 100 ही है, यानी इसका मतलब है रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है। मैं तेज थोड़ा इसलिए बोल रहा हूं चूंकि रिवीजन करवा रहा हूं। अच्छा,
अब बच्चों स्ट्रेट लाइन मेथड ये कहता है आपने स्ट्रेट फॉर्म में आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर देनी है बच्चों। हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर बच्चों हमारी अजम्पशन ये होती है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल का क्या है बच्चों, सेम, इक्वल। फॉर्मूला सर इसका ये होता है जी, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूजफुल लाइफ। इसका ये फॉर्मूला सर, इसको जरा सही कर लें। मैंने आपसे अर्ज की थी, मैंने कहा था अपडेटेड नोट्स आ जाएंगे, ठीक है। अभी तो आपके पास बुक है, वो मुझे कल भी याद नहीं रहा जी, मैंने रखवाने थे फोटोकॉपियर के पास। ये अपडेटेड वाले नहीं है, ये बुक में अपडेटेड वाली चीजें नहीं है, ये इंशाल्लाह आ जाएंगी। काफी चेंज होगा। इन दिस मेथड द डेप्रिसिएशन इज चार्ज, ये डेप्रिसिएशन कर लें इसको, इज चार्ज इन इक्वल अमाउंट्स टू ईच रिपोर्टिंग पीरियड। रिपोर्टिंग पीरियड का मतलब अब ये समझ लें काउंटिंग पीरियड। कहता जी यानी एक साल समझ लें। कहता जी ओवर द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, ओवर द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। कहता जी हर साल का रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग का मतलब होता है, सादा अल्फाज में अगर आपको समझाऊं तो इसका मतलब है जिस साल की आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिस अकाउंटिंग पीरियड की आप क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं। सही है बच्चों। पीरियड का मतलब होता है नॉर्मली 12 महीने से कम का अरसा। ईयर का मतलब होता है बच्चों 1 साल 12 महीने का अरसा, ठीक है जी। अच्छा, इसका दूसरा फॉर्मूला भी है, कहता जी कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। कभी कभी उसने दिया होता जी कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूजफुल लाइफ। सही है बच्चों। फॉर एग्जांपल ये 100 है, ये 10 रुपए है, ये 5 साल है, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। कभी कभी उसने आपको ये बातें नहीं दी होती, बल्कि उसने क्या किया होता है बच्चों, कहता जी डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो है 20%, 25%, यानी इस रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो कॉस्ट पर डायरेक्टली बच्चों वो क्या लगा देंगे, रेट लगा देंगे। क्या मेरी बात समझे बच्चों। अच्छा, अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं जी। अब इसका क्वेश्चन जी इधर जी ये क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 9 है जी आपके सामने। बल्कि 9 से भी पहले मैं कुछ और क्वेश्चन करवाता हूं जी। ये देखें नहीं, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 11। जो नए नोट्स है ना बच्चों जो आपको प्रोवाइड करने हैं, उसके अंदर एग्जांपल चेंज है, मतलब ऊपर नीचे की हुई है। कहता मिस्टर अनंत हैज परचेज द व्हीकल, इट कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 2008 कितनी बच्चों, 50,000। कहता लाइफ कितनी है बच्चों, ये लाइफ के मतलब यूजफुल लाइफ है। कहता कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 8 से लेके 11 तक। बच्चों जब हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम आना है तो 4 सालों की क्यों कंप्यूट करनी है, जो किसी एक साल की है वो सारे सालों की होगी, फिर 8, 9, 10, 11। कहता जी ईयर एंड क्या है बच्चों, 31 दिसंबर। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है जी, हमने अभी पढ़ा कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। तो बच्चों क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू 0 माइनस करें, डिवाइड करें 4 से, तो जवाब कितना आया। क्या है, कहता है एज इट इज स्ट्रेट लाइन मेथड सो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इंकर्ड इवनली इनटू द यूजफुल लाइफ ऑफ द बच्चों एसेट। ओके सर बात समझ आई सर, कोई मसला इधर तक कोई मसला बच्चों, नो सर। अच्छा जी मेरे भाई आगे आ जाएं, एग्जाम्पल नंबर 12 पढ़ें। अच्छा बच्चों इस तरह भी तो हो सकता है ना, अगर अब जरा गौर से बात सुननी है आपने, गौर से बात सुननी है। एक बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट है अवेलेबल फॉर यूज। क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों, अवेलेबल फॉर यूज। अवेलेबल फॉर यूज का कॉन्सेप्ट ये कहता है जी आपने एसेट पर डेप्रिसिएशन तब से चार्ज करना शुरू करनी है जब एसेट आपके पास अवेलेबल हो। क्या हो बच्चों, अवेलेबल फॉर यूज का कॉन्सेप्ट ये कहता है अवेलेबल, मुहैया, दस्तयाब होना। फॉर यूज कहता है जी इस्तेमाल के लिए एसेट आपके पास मौजूद है, आप उसको यूज कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं अवेलेबल फॉर यूज। अब मैं 2-3 एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, आपने मुझे बताना है क्या एसेट अवेलेबल फॉर यूज है या नहीं। हमने एडवांस पे कर दिया सप्लायर को, किसे बच्चों, जिससे चीज खरीदनी है, एसेट खरीदना है, लेकिन अभी एसेट नहीं आया। बताएं क्या एसेट अवेलेबल फॉर यूज है, नो सर। बताएं एंट्री क्या होनी है जो एडवांस पे किया। अभी चैप्टर नंबर 4 भी पढ़ा हुआ है हमने। प्रीपेड एक्सपेंस नहीं कहना, प्री पेमेंट कह लें, या एडवांस टू सप्लायर, ये एसेट होता है ना, डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा बच्चों, है पैसे पे किए हैं बच्चों, वो तो पीरियड एंड पे आके आप एक्सपेंस क्रेडिट करते हैं ना। ये तो इनिशियली पूछ रहा हूं अक्रूवल के मुताबिक एंट्री, वो तो आप पीरियड एंड पे आके आप फिर उसको एडजस्ट करते हैं अक्रूवल के मुताबिक। मैं तो पूछ रहा हूं अक्रूवल के मुताबिक एंट्री कौन है, पैसे पे कर दिए कैश या बैंक क्रेडिट, ठीक है जी।
ये एंट्री लिखी हुई है बच्चों, ये लिखी हुई, कहता जी व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश, इसको मैंने काफी ज्यादा चेंज किया हुआ जरा। कहता जी कहता अगर तो पेमेंट आपने कर दी है और कैश में और एसेट भी आ गया तो अवेलेबल फॉर यूज है, नॉन करंट एसेट डेबिट कैश में, इधर खैर पेबल का लफ्ज नहीं आएगा, ये गलत है, उसमें सही किया हुआ है नोट्सों में। कहता है व्हेन पेमेंट इज मेड इन एडवांस, तो बच्चों कहता बट एसेट नॉट येट रिसीव्ड, तो प्री पेमेंट डेबिट होगी, क्या होगी, ये कार्ड ने रिसीवेबल, प्री पेमेंट क्रेडिट डेबिट होगी, या एडवांस टू वेंडर या सप्लायर डेबिट होगा, और कैश या बैंक क्या होगा बच्चों, बोलो शाबाश, कैश या बैंक क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझे सर? अब आप याद करें चैप्टर नंबर 4, याद करें चैप्टर नंबर 4। शुरू में आपने क्रूवल के मुताबिक प्रीपेड रिकॉर्ड किया, लेकिन 5-6 महीने का बेनिफिट ले लिया। अब पीरियड एंड पे आके आप क्या एंट्री करते हैं, प्रीपेड क्रेडिट हो जाएगा और एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि आपने जो चीज थी उसका बेनिफिट ले लिया। इधर बच्चों जब एडवांस था, अब वो उसके बदले में चीज आ गई है, अब प्रीपेमेंट को कम करोगे, और एक्सपेंस नहीं, उधर रेवेन्यू एक्सपेंस था, इधर कैपिटल एक्सपेंस है, उधर रेवेन्यू एक्सपेंस, एंट्री वही हो रही है, आप लिंक करके पढ़ें, एंट्री तकरीबन 100% सेम है, बस लफ्जों का हेर फेर है। उधर आप करते थे बच्चों प्रीपेड एक्सपेंस क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट, अगर अप्रूवल के मुताबिक एंट्री की है तो जी, अगर आपने शुरू में सारा ही प्रीपेड में रिकॉर्ड कर दिया, तो अगर सारा ही प्रीपेड में रिकॉर्ड किया, याद करें चैप्टर 4, तो फिर एंड पे आपने कहा यार नहीं, अब प्रीपेड इतना तो नहीं है, कुछ एक्सपेंस भी तो हो गया ना, बिल्कुल वही वाली एंट्री इधर करनी है। तो सही है बच्चों, आपने कहना जी प्री पेमेंट बेनिफिट ले लिया जो लेना था, क्रेडिट, और एसेट बजाते खुद आ गया नॉन करंट एसेट। डन बच्चों, एंट्री इज क्लियर है जी। अब हम ना इधर आए, अवेलेबल फॉर यूज के कॉन्सेप्ट को देखना है। अवेलेबल फॉर यूज क्या कहता है जी, आपने डेप्रिसिएशन तब चार्ज करनी है एसेट पर जब एसेट, बोलो शाबाश, अवेलेबल क्या हो, फॉर यूज हो। अब इधर इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है हमेशा, हर मेथड के लिए। एसेट पर डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट होनी है, जब वो अवेलेबल फॉर यूज होगा। जब क्या होगा बच्चों, अवेलेबल फॉर यूज। अब बच्चों पहले मैं आपको अवेलेबल फॉर यूज का कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, फिर क्वेश्चन करवाता हूं आगे, ताकि कॉन्सेप्ट जरा क्लियर हो जाए जी। इधर आ जाए बच्चों, ये लफ्ज लिखा हुआ है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 में, कमेंसमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कैपिटल एक्सपेंस को कब से आपने रेवेन्यू एक्सपेंस बनाना शुरू करना, ये कॉन्सेप्ट है। डेप्रिसिएशन मस्ट बी चार्ज्ड फ्रॉम द डेट द एसेट इज अवेलेबल फॉर। अब बच्चों एसेट आ गया है आपके पास, आपकी ऑनरशिप है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नहीं इस्तेमाल कर रहे, ये हमारा मसला है या एसेट का मसला है, हमारा मसला। ऐसे ही है ना बच्चों, एसेट है तो डेप्रिशिएट होना ही है। कहता दिस मे बी अर्लियर देन द डेट, कहता ये तारीख पहले हो सकती है अवेलेबल फॉर यूज वाली, कहता देन द डेट, उस तारीख से, इट इज एक्चुअली ब्रॉट इनटू, कहता हो सकता है एसेट पहले अवेलेबल फॉर यूज हो, एसेट आ गया, इसी हमारे पास आ गया, लेकिन अभी हमने चलाना शुरू नहीं किया। कहता वो चलाना शुरू किया नहीं किया बात की बातें, अवेलेबल फॉर यूज है, डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर दो। इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे एग्जांपल 2-3 करेंगे तो इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी। एन एंटिटी हैज परचेज एन एसेट अमाउंटिंग टू रुपीज कितना बच्चों, 100,000, अवेलेबल फॉर यूज किस दिन है जी, यानी आ गया ना बच्चों, अवेलेबल फॉर यूज का मतलब हमारे पास आ गया ना, एसेट पड़ा हुआ है, काबिल इस्तेमाल, इसे कहते हैं काबिल इस्तेमाल हालत में है। कहता हाउ एवर द एंटिटी हैज स्टार्टेड प्रोडक्शन ब्रॉट इनटू यूज, कहता हमने लेकिन इससे प्रोडक्शन कब स्टार्ट की जी, कहता जी चीजें बनाना इधर स्टार्ट की, और कहता पेमेंट कब की। आप 3-3 तारीखें देके बच्चे परेशान हो जाते हैं। बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कब से डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगी, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू डेप्रिसिएशन। बताएं जी, ना पेमेंट देखनी है, ना ही आपने देखना है किस दिन इस्तेमाल करना शुरू किया। डन बच्चों, अगली सैंपल, ये समझ आ गई बच्चों, कोई प्रॉब्लम इसमें। एन एंटिटी हैज परचेज एन एसेट अमाउंटिंग टू रुपीज इतना सर, अवेलेबल फॉर यूज है जी 1 Feb पर। कहता जी हाउ एवर द एंटिटी हैज स्टार्टेड प्रोडक्शन, यानी ब्रॉट इनटू यूज, क्या बच्चों हम उसे इस्तेमाल में कब लेके आए सर, ऑन 1 April 21। कहता एंड मेड एडवांस पेमेंट ऑन 1 Jan 2021। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डेप्रिसिएशन। बताएं बच्चों, सारी बातें सर जी इररेलेवेंट है, सारी बातें क्या है बच्चों जी, कब से डेप्रिसिएशन स्टार्ट होनी है,
1 फेब से। सर ये बात समझ आती है? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी पढ़ लें। एंड कब करनी है आपने डेप्रिसिएशन, खुद बताएं। जब उसकी यूजफुल लाइफ पूरी होगी। और हमारी assumption ही होती है जब यूजफुल लाइफ पूरी हुई फिर हमने एसेट को बेच दिया, ठीक है, ये assumption है। द डेप्रिसिएशन इज नो मोर चार्ज्ड व्हेन द एसेट इज डी रिकॉग्नाइज का मतलब किताब, डी रिकॉग्नाइज का मतलब है बुक्स में रिकॉर्ड करना, डी रिकॉग्नाइज का मतलब है किताबों से निकालना, क्या था, और डिस्पोज्ड ऑफ। जब एसेट को बेच दिया, कब बेचते हैं नॉर्मली, पहले भी बेच सकते हैं, लेकिन हमारी assumption क्या है, जब लाइफ पूरी हो जाए। कहता जी मैंने अगर लिखा भी, और व्हेन यूजफुल लाइफ हैज बीन लैप्स्ड, हो सकता है एसेट को भी बेचा नहीं है, एसेट पड़ा हुआ है लेकिन लाइफ पूरी हो गई है, यानी एसेट पर जो टोटल डेप्रिसिएशन आनी थी ना जी, मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं जी 100 एसेट की कॉस्ट है, 10 है रेजिडुअल वैल्यू, एसेट ने किस अमाउंट पर डेप्रिशिएट होना है, 90। टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इसका कितना बनेगा, 5 साल लाइफ है, 5 सालों में टोटल एक्सपेंस कितना बनना चाहिए, 90 बनना चाहिए ना बच्चों। जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है 90 डिवाइडेड बाय 5 करें ना, 18, तो बच्चों टोटल एक्सपेंस कितना बनना चाहिए, बोलो 90 बनेगा ना जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है। तो बच्चों जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है जितनी है सारी को हमने क्या कर दिया, डेप्रिशिएट, लेकिन एसेट अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है। बच्चों आप एसेट को नेगेटिव तो नहीं कर देना ना, और बच्चों बात समझे हैं जी। एसी आपने खरीदा जी 150,000 का, 5 साल में मिसाल दे रहा हूं, 5 साल इस्तेमाल करना है, आपने 5 साल इस्तेमाल कर लिया, इस्तेमाल की वजह से अब 5वें साल का जो एंड है बच्चों, अब बच्चों बहुत तवज्जो से बात सुननी है, रेजिडुअल वैल्यू 0 है। जब 5 साल पूरे हो जाएंगे, यानी इसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट शुरू में कितनी हमने रखी थी, 150,000, तो 150 का 150 क्या हो गया होगा, डेप्रिशिएट हो गया होगा ना। और सही बच्चों बात समझ आई, जब एक दफा एसेट, या तो एसेट बेच दिया या एसेट की लाइफ पूरी हो गई, उसके बाद एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज, अब ये वो लिखा हुआ है, आगे लिख लें। और व्हेन यूजफुल लाइफ हैज बीन लैप्स्ड, लैप्स का मतलब है जी जब यूजफुल लाइफ क्या हो जाए बच्चों, एसेट की, बोलो जी पूरी हो जाए, लैप्स पूरी हो गई है, लाइफ खत्म हो गई है जी, जितना डेप्रिशिएट करना था सारा ही कर लिया। जी मोहतरम, ओके बच्चों, बच्चों बात समझ आ रही जी, बात समझ आ रही है बच्चों। अब आप इधर देखें, अब एग्जांपल कर लें, ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। एन एंटिटी कंस्ट्रक्टेड अ बिल्डिंग, अच्छा सारी कहानी है, आपने अवेलेबल फॉर यूज पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू करनी है, और सारी कहानी है बच्चों, जितनी मर्जी, जब आप एसेट की लाइफ खत्म हो गई तब रोक देनी है डेप्रिसिएशन चार्ज करना, इसे कहते हैं सीजेशन, रोक देना। या फिर बच्चों आपने क्या करना है जी, जब एसेट आपने किताबों से निकाल दिया, यानी बिक गया एसेट, डिस्पोज हो गया। अब डिस्पोज कैसे होता है, ये हमारे क्या उसका नाम है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, यार 1 के सिलेबस का पार्ट है। डन बच्चों जी। An entity constructed a building for its own use. Okay, sir. The building was completed on 1st July 2008, sir, and occupied on 1st September 2008. कहता जी कंप्लीट कब हो गई है बच्चों, लेकिन आपने रहना कब शुरू किया, बताएं बच्चों क्या, 1 जुलाई बच्चों, जिस दिन अवेलेबल है। रहना आप 10 साल शुरू ना करें, डेप्रिसिएशन तो नहीं है ना भाई, आपका रहने की वजह से तो नहीं। On 1st July 15, entity decided to shift to a new rented premises. न्यू रेंटेड प्रेमिसेस का मतलब है किराए की जगह, किराए के घर में जाना है आप, किराए के बिल्डिंग पे, ये डिसाइड इस दिन किया। द एंटिटी शिफ्टेड टू अ न्यू प्रेमिसेस, कहता है शिफ्ट इस दिन हो गए हैं हम, और बिल्डिंग तो अभी भी पास है ना। कहता है एंड डिस्पोज ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग 31 दिसंबर, आइडेंटिफाई द डेट जब डेप्रिसिएशन ने शुरू होना, चार्ज करना शुरू करना, और कब खत्म करनी है।
ये शुरू होनी बच्चों व्हेन एसेट बिकेम अवेलेबल फॉर यूज, और 31 दिसंबर जब एसेट को आपने क्या कर दिया, डिस्पोज कर दिया। अब ये पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पूछता है, कंफ्यूज करने के लिए 3-3 डेट्स देता है। आपका कॉन्सेप्ट पक्का है बच्चों, शाबाश। अब आ रहे हैं बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को सामने रखें। हमारा जनरल रूल ये है बच्चों कि स्ट्रेट लाइन मेथड, अभी जो हमने पढ़ा, स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा बच्चों, सेम होगा। ये हमारा जनरल रूल है। लेकिन अब अवेलेबल फॉर यूज को थोड़ा जरा माइंड में लेके आइएगा जी। उसके मुताबिक मुझे आपने इसका आंसर बताना है। ये पढ़िएगा, कहता व्हाट विल बी द चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन इफ अ प्रोपोर्शन ऑफ अ फुल ईयर। अगर मिसाल के तौर पे 31 दिसंबर ईयर का एंड है, हमने एसेट परचेज किया बच्चे 1 मई पर, तो बताएं क्या अभी भी पूरे साल की डेप्रिसिएशन आनी है या कितने महीनों की आनी है? मई से लेकर दिसंबर तक कितने महीने हैं? 7। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मई से लेकर दिसंबर तक बच्चे 8 होते हैं बच्चों। क्या हो गया आपको? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने। अप्रैल है तो कितने हैं जी? 9। द एंड कहता जी डेप्रिसिएशन आपने बतानी है। अभी इसको छोड़ें, क्या लिखा हुआ है, कहता द फाइनेंशियल ईयर ऑफ एन एंटिटी इज 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। ये तो काउंटिंग पीरियड हो गया ना। आपको याद है हमने अक्रूवल प्रीपेमेंट में भी यही सीखा था, अपने काउंटिंग पीरियड के अंदर रहना है आपने। एसेट का इससे बाहर अपने काउंटिंग पीरियड में रहना है आपने अपने वाले साल की डेप्रिसिएशन बतानी है ना जी। जिस साल में एसेट 12 महीने वेरिएबल रहा, 12 महीने की डेप्रिसिएशन पूरे साल की। जिस साल 8 महीने रहा, उस साल 8 महीने। जनरल रूल क्या है, पूरे साल स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम है। लेकिन अगर पूरा इस साल इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो फिर पूरा साल तो नहीं आएगी ना। कहता जी एसेट हमने परचेज किया नॉन करंट 1 मई पर 60,000 का, एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है जी? 5 ईयर। एक्सपेक्ट और कहता है रेजिडुअल वैल्यू 0 है। इट इज डेप्रिशिएटेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। बताएं क्या करना है जी? 60,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ 5 ईयर है। ये तो पूरे साल का एक्सपेंस आ गया, हमें तो पूरे साल का नहीं चाहिए। क्या करना है? 8 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय, ये करना पड़ेगा 60,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8/12। इसे कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? ये इधर देखें बच्चों, इधर देखें। स्ट्रेट लाइन मेथड बहुत सिंपल सा मेथड है, जरा फोकस से बात सुन लीजिएगा। ऑनलाइन वालों आप भी जरा तवज्जो से बात सुनो। ये देखो, इधर तक तो हर साल का एक्सपेंस क्या होगा जी? सेम होगा। इधर तक तो हर साल का एक्सपेंस क्या होगा बच्चों? सेम होगा। लेकिन इधर तो देखो ना, ये तो 1 साल का एक्सपेंस आ गया ना, ये तो 1 साल का आ गया। लेकिन पहले साल जिस साल आपने एसेट परचेज किया, उस साल तो मेरे मासूम दोस्तों कितनी देर एसेट इस्तेमाल हुआ? अवेलेबल रहा 8 महीने। इससे कहते हैं जी 1 साल का। ईयर से डिवाइड किया ना आपने 5, तो आपने 5 सालों से डिवाइड किया, 1 साल का एक्सपेंस आया। अगर आपको 8 महीने का चाहिए तो 8/12 कर दें आप, आपके पास आ जाएगा जी पहले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ओके बच्चों, ओके है। अगर मैं आपसे कहूं अगले साल का एक्सपेंस बता दें, फिर 8/12 नहीं करना, फिर तो पूरे साल का आएगा ना जी। फॉर एग्जाम्पल जी इधर देखें, मैं कहता हूं जी पहला साल है जी 2021। क्या है बच्चे? पहला साल 21। कितने महीने का एक्सपेंस आएगा? 8 मंथ्स का। 5 साल पूरे करने हैं बच्चों आपने, कैलेंडर ईयर नहीं पूरे करने हैं, यूजफुल लाइफ। अब एक बच्चा पैदा होता है जी 1 मई पर, 1 मई 21 पर, तो हम 5 साल उसके पूरे करेंगे। उसकी हैप्पी कब बनेगी भला? इधर देखें, 5 साल पूरे करने हैं। मैं कहता हूं जी 5 साल के बाद हमने एक ही दफा उसकी हैप्पी वाली करनी है जी। इधर देखें, इधर 1 मई से लेकर दिसंबर तक 8 महीने, 22 में बच्चों 12 महीने यानी पूरा साल, 23 में बच्चों क्या 24 में, और बच्चों 2025 में। तो कुछ बच्चे कहते सर 5 साल पूरे हो गए हैं, और भाई कैलेंडर ईयर हुए हैं, अभी 4 महीने और बड़ा होने दो बच्चे को जी। क्या मेरी बात समझे हैं?
अब मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने लगा हूं, मैं कहने लगा हूं जनरल रूल ये है स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम होता है नॉर्मली। आपने कहना बिल्कुल सही। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है जी, अगर एसेट लिया साल के दरमियान में किसी भी दिन, तो पहले साल का और आखिरी साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम नहीं होगा। कैसे कैसे? पहले साल का आपने, मैं मिसाल दे रहा हूं, 4,000 लिखवाया, अगले साल का करके देखें आएगा 12,000, करके देख लें। डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है भला? 60,000 है ना, रेजिडुअल वैल्यू तो 0 है, 60,000 पूरा करना है। इधर कितना आएगा बच्चों? कैसे? 60,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, ये तो एक साल का आ गया, मल्टीप्लाई बाय 4/12। तो फिर ये रूल बना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इन स्ट्रेट लाइन मेथड इज सेम फॉर ऑल ईयर्स, नॉर्मली सेम फॉर ऑल ईयर्स। ये बात ठीक है, एग्री करता हूं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है बच्चों? फॉर अगर एसेट साल के दरमियान में किसी भी दिन ले लिया, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और आखिरी साल के अलावा बाकी सारे सालों का, बाकी दरमियान वाले सालों का क्या होगा? सेम होगा। क्या मेरी बात समझे हैं? इसको आप नोट कर लें, शाबाश। इस बात को हजम करना है, इंपॉर्टेंट बात है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों आप? जी मोहतरम, आती है बात समझ सर इधर तक? कोई प्रॉब्लम सर? कोई प्रॉब्लम बच्चों? डन है सर? डन सर? अच्छा जी, अब बच्चों एक बात जरा ना फोकस से सुन लें, जरा एक बात जरा फोकस से सुनिएगा मेरे मासूम दोस्तों। इधर आए, एक कॉन्सेप्ट, ये जो लफ्ज लिखा ना, ये इधर एक लफ्ज लिखा था, ये वाला क्या था जी? इफ अ प्रपोर्शन ऑफ अ फुल ईयर, ये मैं बाद में इंशाल्लाह समझाऊंगा, अभी बस बता दें 8 महीने की डेप्रिसिएशन आनी चाहिए थी ना, वो निकाल ली अवेलेबल फॉर यूज के हिसाब से। अच्छा आगे आए, अगर मैं आपसे ये कह दूं मुझे 3 सालों की इकट्ठी डेप्रिसिएशन निकाल के दे देंगे? कोई मसला नहीं होगा। जिस तरह बच्चों आपने 8 महीनों की निकाली, तो 1 साल का फॉर्मूला तो हमें आता है, वो 1 साल का आंसर आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जिस तरह 8/12 किया ना, 8/12 कैलकुलेटर पे करें, 8/12 का मतलब है ईयर्स, आपने 0.75 ईयर से मल्टीप्लाई की है, करके देखें 8/12 कैलकुलेटर पे। 0.67 आ गया। ये 0.67 क्या है? इधर ईयर्स हैं, क्या है? और अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 0.67 की बजाय, तो 3 सालों की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। इधर देखें आप, ये पढ़ें जरा, एग्जाम्पल नंबर 9 नजर आ रही है बच्चों? एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट कॉस्ट है 1260, एक्सपेक्टेड लाइफ है 6 साल, और रेजिडुअल वैल्यू कितनी है बच्चों? 240,000। तो ये 240,000 निकल जाएगा ना इधर से, यानी एसेट ने टोटल कितना डेप्रिशिएट होना है बता दें? 6 सालों में एसेट टोटल कितना डेप्रिशिएट होगा? आसान है बच्चों, मुश्किल? रेजिडुअल वैल्यू माइनस करें, डेप्रिशिएबल अमाउंट आ जाएगी। डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब 6 सालों में एसेट ने इतना डेप्रिशिएट होना है मैक्सिमम। एंड पर कितनी अमाउंट बच जाएगी? एंड पर कितनी अमाउंट बचेगी? जब एसेट अपनी लाइफ पूरी कर लेगा, तो एंड पर अमाउंट कितनी बचेगी? ये बचेगा ना बच्चों। देखो, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, एंड पर अमाउंट कितनी बचेगी? अगर रेजिडुअल वैल्यू 0 है तो 0, अगर रेजिडुअल वैल्यू 240,000 है तो, क्योंकि आपने तो टोटल कॉस्ट कितनी एसेट की है, मैं समझाता हूं इधर।
कहता जी आप बताएं मुझे, कहता आपने क्या करना है, व्हाट इज द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज, एक साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताएं जल्दी से। दिस माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय 6, एक साल का आ गया। कहता एंड व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट आफ्टर 4 साल। कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है जी 4 सालों के बाद एसेट किस अमाउंट पर पड़ा होगा। तो अगर मैं 4 सालों की इकट्ठी डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो मेरे पास बताएं कॉस्ट कितनी है। इस तरह समझ लें, इस तरह समझें बच्चे, ऐसे समझें, ऐसे समझें। मेरे पास 100 रुपीज हैं, कितने हैं, मैंने 10 डेज में इसे एक्सपेंस आउट करना, 10 डेज में। बताएं मुझे 4 दिन के बाद मेरे पास कितने पैसे बचे हैं। 100 को ऊपर रखूंगा, 100 को ऊपर रखूंगा, 100 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 40 चले गए ना, पीछे कितने बचे, 60। ओके, अगर मैं ऐसे कह दूं कि जी 100 मेरे पास है और एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ यानी 10 दिनों के बाद मेरे पास 10 बचे होने चाहिए, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर 4 दिनों का एक्सपेंस कैसे आएगा, 100 फिर 10 बचा लूंगा ना मैं, 100 जिस रेजिडुअल वैल्यू है 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10, 10 दिन थे, एक दिन का आ गया जी 9 रुपीज शायद, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें 36, तो एंड मेरे पास बचे कितना 64, फिर जवाब आएगा। बात समझे हैं, एक एक रुपया हर दिन बचाता जाऊंगा ना मैं, एंड पे आके टोटल 10 बच जाएंगे। और बात समझे बच्चों, ये देखें, आप देखें इधर, कहता जी इतनी टोटल थी, जिस तरह मैंने आपसे कहा आपके पास 100 रुपीज है, इधर लिख लें, एग्जाम्पल लिख लें इधर 100, आपको फिर याद रहेगा 100। आपने जी बच्चों इधर देखो, आपने बचाना कितना है, इसमें से 10 रुपए, तो वो इसमें से माइनस कर दिया था ना आपने ये, तो अब एक साल का आया था जी, इधर कितना आया था आपके पास 9, तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया, इधर कितना आया बच्चे 170, एक साल का, तो आप इसे क्या कर दो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इसे, ये ना लिखते, ये मल्टीप्लाई बाय 4 करते डायरेक्ट, तो आपके पास क्या आना था, ये टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। एंड तो बच्चे 4 सालों के बाद कितनी अमाउंट बची, बात समझ आती है। चले अब मैं सवाल पूछता हूं आपसे, 6 सालों के बाद कितनी अमाउंट बची होगी, मल्टीप्लाई बाय 6 करें 240,000 जवाब आएगा। एक साल का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 6, एक साल का फॉर्मूला आ गया, एक साल का जवाब आ गया, इसी को मल्टीप्लाई बाय 6 कर दें, नहीं इसी को मल्टीप्लाई बाय 6 करें ना, कितना आता है 10,20,000। अब देखें इधर, ये था टोटल, इसमें से 6 सालों का एक्सपेंस निकाला, एंड पे कितना बच गया होगा 240,000। क्या मेरी बात समझ आई। अगर मैं 170 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे, तो इधर आया जी 1260000, तो मेरे पास आता है 10, एंड पे कितना आया, देखो मैंने जितना डेप्रिशिएट करना था मैंने सारा कर नहीं दिया, 6 साल ही करना था ना, एंड पर अमाउंट किसके बराबर आई, रेसिडुअल। तो उसूल बना, दो उसूल बने, लिखो, एट द एंड ऑफ, जिस मर्जी मेथड की बात कर लो, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, बुक वैल्यू का मतलब बुक्स में वैल्यू कितनी आ रही है एसेट की, बुक वैल्यू इज इक्वल टू द, ये उसूल, ये रूल याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आता है ये, बुक वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों, रेसिडुअल वैल्यू, पहला उसूल। दूसरा उसूल लिखो, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू द, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू द, टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू द, किसके इक्वल होनी चाहिए, टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसके इक्वल होना चाहिए, सोच के बताएं जरा जवाब, टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसके इक्वल होना चाहिए था, वो तो शुरू में
यानी डेप्रिशिएबल अमाउंट। वेल डन। जो अमाउंट हमने डेप्रिशिएट करनी थी एंड ऑफ यूजफुल लाइफ में सारी कर ली ना बच्चों। एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू द डेप्रिशिएबल अमाउंट। क्या बच्चों, इस क्वेश्चन से प्रूव कर लेते हैं। इधर देखें, इस क्वेश्चन से देखें, मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया। एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ मेरी बुक वैल्यू, ये किताबों में वैल्यू पड़ी है ना, ये किसके इक्वल है? डेप्रिशिएबल अमाउंट बताएं जरा कितनी है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी है जी? 10200000 इतनी है ना। और टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 6 सालों का कितना है? ओके बच्चों, ये रूल पूरे उतरते हैं उस पे? ओ ठीक है। अच्छा अब इधर आए, एक और क्वेश्चन करते हैं। जी मोहतरम, क्वेश्चन नंबर 12 नजर आ रहा है बच्चों? एग्जांपल नंबर 12, सॉरी। मिस्टर बिलाल हैज परचेज अ प्लांट, इट कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2008 50,000। लाइफ 4 साल है। कहता कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 8 का, 9 का और 10 का। बच्चों 8 का बताएं कैसे आएगा? 8 में एसेट अवेलेबल फॉर यूज कितने महीने हैं जरा बताइएगा प्लीज। नहीं 8 नहीं, 9 महीने। अप्रैल है मेरा ख्याल है जी, 9 महीने बच्चों। 1 अप्रैल 9 मंथ्स। वो सही कर लें सोल्यूशन में जरा। अच्छा जवाब सही है, आंसर सही है बच्चों, आंसर बिल्कुल ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक है। लेकिन 8/12 नहीं 9/12 होगा जी। पहले साल तो बच्चों 9/12 होगा ना। एक साल वाला फॉर्मूला लगा के 9/12 करते हैं। अगले साल में तो ये हरकत नहीं करनी, ना 9 में ना 10 में। तो 9 का निकालने, वही 10 का होगा, वही 11 का होगा जी। ओके। कहता नो नीड टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2010। कहता एज इट इज सेम एज वी कंप्यूटेड इन 2019। ओके बच्चों, एनी प्रॉब्लम सर? ओके सर। नेक्स्ट ये आए। कहता जी और कहता ये क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 8 का, 9 का, 10 का और 11 का। ठीक है जी। कहता जी ईयर एंड इज 31 दिसंबर, ऑल्सो कंप्यूट क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड नेट बुक वैल्यू। बच्चों आप सुनना जरा गौर से बात। पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो बताएं ना। कॉस्ट ये है जी 1 मई, 5 मई, ये मई है ना, जैन फेब मार्च अप्रैल में 70,000। लाइफ का था 5 साल है, रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। तो मुझे सबसे पहले मुझे 2008 का जवाब बताएं जी। जी जी उठाएं जी, बताएं 2008 का जवाब कितना है? 2008 का जवाब बताएं बच्चों कितना है? 70,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय बच्चों 9/12 नहीं बेटा, 8/12 होगा। पहले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस तरह, ये इस तरह आएगा ना, ये देखें 8 का किस तरह आएगा ऐसे। ये नोट्सों में ऐड नहीं है, ये उसमें नए वालों में ऐड कर देंगे जी। जी इतना आएगा ना। अगले सारे सालों का 9 का, 10 का जी, वो फिर सेम आएगा 14,000। ओके। अब उसने आपसे क्या पूछा है? उसने आपसे क्या पूछा है बोले? उसने एक और चीज भी पूछी है। उसने कहा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताएं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस साल के एंड पर? ईयर 10। यानी 8 में कितने महीने बनते हैं बच्चों? 2008 में 8 महीने बनते हैं, 9 में पूरा साल और 10 में भी। तो इसको इस तरह करते हैं फिर 2 ईयर्स प्लस 8/12। टोटल साल कितने बने? 2.67 ईयर। तो जो एक साल का जवाब है उसे मल्टीप्लाई कर दें 2.67 से, आपके पास टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी 70,000 डिवाइडेड बाय 5 करें ना, तो एक साल का जवाब आया। इससे मल्टीप्लाई करने किससे बच्चों? 2.67 से। तो आपके पास टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आई 2010 के एंड पर? ये ना इधर गलत आ रहा है, 37380 आएगा, है ना, ये सही किया हुआ। ये तो इतना माइनस कर दिया किस में से? 70,000 में से ना। कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू का, बुक वैल्यू क्या होती है बच्चों? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसके इक्वल होती है? बुक वैल्यू। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसके इक्वल बच्चों? बुक वैल्यू। क्या मेरी बात समझे? और बात समझ गए हो? सही भाई, शुरू में तो कॉस्ट ही रख। जब भी आपसे वो कहेगा ना बुक वैल्यू बता दो, इधर देखो बच्चों, जब भी कहेगा बुक वैल्यू बताओ तो आपने ऊपर क्या रखनी है? बुक वैल्यू का मतलब बची हुई अमाउंट। तो आपको पता होगा ना टोटल कितना, उसमें से निकला कितना। जिस तरह आपके पास 100 था,
4 दिनों का आपने जी, मैं कहता हूं रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, 4 दिनों का आपने 40 रुपए एक्सपेंस आउट कर दिए, बाकी कितने बचे? तो पहले बेस तो पता हो ना टोटल कितना है, टोटल ये है, लेस ये एक्सपेंस टोटल निकाला आपने, ये बची हुई अमाउंट, ये फॉर्मेट बन जाएगा। डन। कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये नेट बुक वैल्यू। डन डन। एक क्वेश्चन और कर दें बस, ये आपको कहा था ना रेट 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 भी हो सकता है क्वेश्चन में। रेट कॉस्ट पर डायरेक्ट लगेगा, डायरेक्ट लगेगा। मिस्टर मुजम्मिल कहता है एसेट परचेज किया कब बच्चे? फर्स्ट 4 का मतलब 1 अप्रैल 2004। कितना? 50,000 का। रेजिडुअल वैल्यू 10,000 है। बच्चा आप तरफ फोकस से बात सुननी है। क्या रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करना है या डायरेक्ट कॉस्ट पर रेट लगाना है? डायरेक्ट लगाना है रेट जी, माइनस नहीं करना। कहता है 25% स्ट्रेट लाइन मेथड। बताएं जी, इधर आप गौर से सुनिएगा। ये रेट बच्चे जो होता है ना, रेट ये वाला, ये रेट, ये पूरे साल का रेट है। आपके पास जवाब क्या आएगा? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 25% करेंगे तो एक साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा। लेकिन पहले साल, आज उसको कहता है जी, सॉरी ये डिलीट कर दें। कहता है बुक वैल्यू बताएं एट द एंड ऑफ 2006। बुक वैल्यू का मतलब एसेट आपका 2006 के एंड पर किस अमाउंट पर पड़ा होगा? कोई बता सकते हैं? कोई बता सकते हैं? ऊपर क्या रखें बच्चा? सबसे पहले बेस, वो कितनी है? 50,000। अब गौर से 5 में पूरा साल और 2006 में भी पूरा साल। बच्चों 5 में कौन बताएगा कितने? सॉरी 4 में कितने से? 9 मंथ्स। तो बच्चों आपके टोटल कितने बन गया? टोटल डेप्रिसिएशन 9 महीने, 4 में 9/12 ना, ईयर्स में कन्वर्ट कर लें। 5 में पूरा और 6 में भी पूरा 2 पॉइंट। ये तो एक साल का जवाब आ गया ना, ये वाला एक साल का। मल्टीप्लाई कर दें 6 और 5 में पूरा, इधर 9/12 2.75 ईयर्स। तो ये डेप्रिसिएशन आ गई जी इधर 2.7 ईयर्स की। तो एंड पर कितनी अमाउंट बचेगी? जब भी वो पूछेगा ना बुक वैल्यू बताएं, इसका मतलब है बची हुई अमाउंट पूछ रहा है। बची हुई अमाउंट कितनी है जो एसेट से रिलेट करती है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? कि बच्चों मेरी बात समझ आई सर आपको? सर आपको मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा जी, आप इधर देखें प्लीज। कॉस्ट है ये, क्या है बच्चों? ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है बच्चों। इसमें से ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15625। डन बच्चों? नहीं समझे आप? समझ गए? समझ को समझकर समझना भी एक समझ है, जो समझ को समझकर समझ ना सका मेरी समझ में वो ना समझ है जी। मेरे भाई 50,000 ये माइनस कर देंगे और ये बची हुई अमाउंट आ जाएगी। नहीं समझ आई तो इधर देखें फिर दोबारा एग्जांपल। 100 टोटल था, 4 दिनों का एक्सपेंस किया तो बच्चों 40 आया। बची हुई अमाउंट कितनी? तो पहले बेस रखेंगे, पहले बेस कॉस्ट इज बेस, फिर उसमें से एक्सपेंस जो टोटल हुआ वो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। डन। आज का आखिरी क्वेश्चन, क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक साल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के इक्वल हो सकता है? जी, क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल का अपना अपना होता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का होता है टोटल। बताएं क्या इक्वल हो सकते हैं? वेल डन, शाबाश। यूजफुल लाइफ अगर एक साल की है बच्चों फिर तो नॉन करंट एसेट ही नहीं है, फिर तो बड़ा ही गर्क हो गया। आप नॉन करंट एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, याद रखिएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज कहां पे होती है? कैपिटल एक्सपेंस, नॉन करंट एसेट पे। आप ये कह सकते हैं सर है कैपिटल एक्सपेंस, 5 साल लाइफ है, लेकिन पहले साल की डेप्रिसिएशन जो है वही क्या है बच्चों? टोटल डेप्रिसिएशन यानी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पहले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसके इक्वल होगा? टोटल क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के। पहले साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 20, अगले साल एक्यूमुलेटेड कितना बना? वो भी 20, अगले साल फिर 20 आया। अब एक्यूमुलेटेड कितना बन गया? अपने साल का तो 20 है, लेकिन दोनों सालों का इकट्ठा कितना? ठीक है बच्चों, पहले साल तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन जो हर साल का अपना अपना वो सेम होते हैं। जैसे जैसे साल बढ़ते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो अपना है ना अपने अपने साल का, एक्यूमुलेटेड इंक्रीज होता रहता है। और बुक वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम, बुक वैल्यू क्या होती है बच्चों? अब आप ऐसे करना है, आपने घर में आपने ये वाली लाइन पढ़ के आनी है, ये वाली, ये छोड़ दें, ये नहीं पढ़ना। और एक बात और लिख लें, विद द पैसेज ऑफ टाइम accumulated depreciation will increase। लिखें जल्दी, with the passage of time, with the passage of time, with the, ये नहीं लिखना, ये इसको काट दें बेशक, ये इंपॉर्टेंट है।
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम है हर साल का सवाई दरमियान वाले साल किसके, एक्सेप्ट अगर एसेट आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया, ये वो वाली बात है, लिख लेंगे जी। मैंने क्या लिखाया अभी, विद द पैसेज ऑफ टाइम accumulated depreciation will increase, accumulated depreciation will increase while book value will decrease। ओके बच्चों, ठीक है सर, फिर लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है जी, ओके सर। फिर बच्चों ये सारे क्वेश्चंस घर से करके आने हैं आपने, ठीक है जी, इजाजत दीजिए बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज।